गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक के अंदर में आता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो लेक्चर नंबर 4 है उसका जो मेन टॉपिक होता है जिसका नाम होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के वो नाम होता है स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। बच्चों ये स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंडर में आता है एंड वही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एंड हम इसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो हिंदुस्तान में कोई भी नीट को पढ़ाने वाला, मैंने बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट को पढ़ाने वाला कोई भी बायोलॉजी के टीचर नहीं होंगे जो मेरे वीडियो को कंपेयर कर लेगा। इट्स माई गारंटी। आप अगर देख लोगे तो बाकियों को देखो फिर मुझे इन्फॉर्म करो, इट्स माई गारंटी। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, पूरे नोट इस इंटरैक्टिव फ्लैट के अंदर में है, पूरे नोट्स है, मैंने एक एक करके दिखा दूंगा। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि इस टॉपिक के अंदर में क्या है। ओके, तो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप ये जो मतलब होता है कि कितने स्पेसिस कितने एरिया के अंदर में मिलेंगे एंड किस तरीका से इसका रिलेशंस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे तो हमें ये 3 3 6 यानी 7 टॉपिक के अंदर में हमें पूरे स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अब जो स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप को हमें डिस्क्राइब करेंगे उसमें जो 7 टॉपिक है, पहला टॉपिक है अबाउट टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट, यानी जिन्होंने कहा था ये बात को, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ऑब्जर्वेशन करा था, तो उनके बारे में जरूर समझना चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए अप्लाइड हुआ था उसके लिए पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बोला था डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, नेचर ऑफ द स्लोप एग्जैक्टली क्या होता है जो नीट में क्वेश्चन आने वाला है, गारंटी दे के कह रहा हूँ, नेचर ऑफ स्लोप से ही क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन जरूर मैं डिस्कशन कर दूंगा एंड माई हॉट क्वेश्चन, ये भी मेरा ही क्वेश्चन है, बनाया मैंने, किसी बुक का मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, क्वेश्चन मैंने बनाया, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इसको बाकी इंस्टीट्यूट के लिए छोड़ के जाऊंगा, किसका हिम्मत है मैं देख लूंगा। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर में, किसका क्या हिम्मत है हमें चेक कर लेंगे, मुझे पूरा गारंटी है कि किसी को नहीं आएगा। समझेंगे। लेक्चर नंबर 4 जो है हमें यही टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट। बेटा ये कौन है, पूरा नोट है दिखाऊंगा। ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट जो है ये एक्चुअली एक जर्मन नेचुरलिस्ट, ये जो जर्मन नेचुरलिस्ट है, इन्होंने नेचुरलिस्ट तो है, इसके अलावा ये एक जियोग्राफर है। तो जर्मन जियोग्राफर है, वो अलग अलग जंगल पे डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में घूमता था एंड स्पीसीज एंड क्या बोलते हैं एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में जो रिलेशन था उसको उन्होंने एस्टेब्लिश करता था। यही है ये महान व्यक्ति जो जिसका नाम है ये महान व्यक्ति जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट जो है ये जर्मन नेचुरलिस्ट है, as well as he was a geographer and he was traveling in the different kind of forest and proposed the relation between environment and species, how they are dependent with each other, reciprocally dependent with each other, etc. That is why he was the father of ecology also. You know, Alexander von Humboldt is the father of world ecology. World ecology के father यही है माँ से। तो अभी ये जो फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट, ये क्या कहा था ना, ये किस में से ना, नेचुरलिस्ट, जियोग्राफर, फादर ऑफ इकोलॉजी, वर्ल्ड इकोलॉजी। तो ये बहुत कुछ काम करा था ऑर्गेनाइजिंग एंड एनवायरनमेंट के बारे में। यही है, इन्होंने ही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। क्या है आगे पढ़ेंगे, नोट्स नेक्स्ट पेज में रखा हुआ है, दिखाऊंगा। किसके लिए इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था, क्या क्या स्टडी करा था, अप्लाइड फॉर किसके, इसलिए 3 स्पेसीज हमने यहाँ पर बताएंगे। एक होता है फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस। दूसरा होता है इसके अंदर में, दूसरा होता है क्या नाम उनका, फ्रेश वाटर फिशेस के बाद दूसरा होता है एंजियोस्पर्म की प्लांट एंड तीसरा होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है फ्रूगिवोरस बर्ड्स।
फ्रूगिवोरस बर्ड्स के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, 3 बोल दिया मैंने। अब आता है डेफिनेशन, इन्होंने एक्चुअली बोला क्या था, क्या डेफिनेशन था। अब जो डेफिनेशन की बात जाएंगे, आपको अगर मैं डेफिनेशन थोड़ा बता दूं इस तरीका से, डेफिनेशन के पास जाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन इधर से लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी के अंदर में क्या लिखा हुआ है ना, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब डेफिनेशन क्या होता है ना, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू ए सर्टेन लिमिट, इधर से मेंशन है अप टू ए सर्टेन लिमिट। इस टॉपिक का मतलब होता है जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेंगे। स्पीसीज रिचनेस का मतलब अराइजेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज, नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज, ये बात मैं कह रहा हूँ, न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा न्यू स्पीसीज बढ़ेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इधर से देख सकते हो, या मैं जब अगर लिख के लिखूंगा शायद तुमको समझ आएगा। इधर से मैं अगर तुम्हारे लिए थोड़ा सा लिख के दिखा दूं, देख लो, मान लीजिए एक छोटा सा एरिया था। इस एरिया के अंदर में आपको पता होगा कि सपोज लेते हैं कि उनको 200 स्पेसिस मिले, 200 स्पेसिस, या हमें 100 भी ले सकते हैं, इधर 200 लिखा हुआ। मान लीजिए इसके अंदर में उन्होंने 200 स्पेसिस लिया, उनको 200 स्पेसिस मिला, लिया नहीं मिला, ढूंढ के उन्होंने सर्च करा कि फिशेस मिले, एंजियोस्पर्म की प्लांट को गिन गिन के बताया कि कितना स्पेसिस मिले हैं इतने एरिया में। जब उन्होंने एरिया को बढ़ाया, यानी और ज्यादा एरिया को घुमा, तो उन्होंने देखा कि कितने न्यू स्पेसिस आए। देखो ये 200 को मिला के नहीं, मतलब और न्यू स्पेसिस कितना ऐड अप हुए ना, न्यू स्पेसिस ऐड हो गया, मान लो इसके अंदर में 500 स्पेसिस ऐड हो गए। फिर जब एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने के बाद क्या हो गया ना, इसके अंदर में 1000 स्पेसिस नया आया। मैं बार बार ये पॉइंट को मेंशन करता हूं, हाउ मेनी न्यू स्पेसिस अराइज्ड व्हेन एरिया बिकम इंक्रीज्ड, हाउ मेनी न्यू स्पेसिस अराइज्ड, यानी यहां पर जितना था अगर टोटल सबको मिला देंगे तो फिर टोटल स्पेसिस हो जाएगा। तो इतना एरिया बढ़ने के बाद यहां से इतना, तो न्यू स्पेसिस 1000 डिस्कवर हुए हैं, जितना एरिया बढ़ रहा है। और भी बढ़ा तो इसके अंदर में 2000 स्पेसिस आ गए। तो जब और बढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर में 2000 स्पेसिस थे। इसका मतलब वो क्या है, क्या स्पेसिस और नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन जितना मिला वो कांस्टेंट रेट में मिला। मैंने यही पॉइंट को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यही पॉइंट है, क्या है ना, पहले छोटा एरिया में 200 स्पेसिस, थोड़ा बढ़ गया एरिया तो नया 500 स्पेसिस ऐड हुए, एक्स्ट्रा हुए। फिर बढ़ गया तो 1000 स्पेसिस हुआ, तो नया 1000 स्पेसिस आए। फिर और बढ़ गया तो 2000 स्पेसिस न्यू आए। अभी यानी फिर जब एरिया बढ़ गया तो 2000 स्पेसिस, वही 2000 स्पेसिस न्यू आए। फिर बढ़ गया तो वही 2000 स्पेसिस न्यू आए हैं, यानी और न्यू स्पेसिस 2000 से बढ़ाने। ऐसा नहीं कि न्यू स्पेसिस नहीं आ रहे, स्पेसिस बढ़ा, न्यू स्पेसिस आ रहे हैं, लेकिन जितना पहले न्यू स्पेसिस बना था थोड़ा सा एरिया बढ़ने के बाद, तो और ज्यादा एरिया बढ़ाने के बाद उतने न्यू स्पेसिस आ रहे हैं, उतने न्यू स्पेसिस। इमेजिन करो मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहले मतलब 1000 से 2000 में, यानी 2000 न्यू स्पेसिस आए। फिर एरिया बढ़ गया तो 2000 न्यू स्पेसिस वही, फिर वही 2000 स्पेसिस आए नया, यानी ये 2000 को मिलाकर और एक्स्ट्रा 2000 स्पेसिस आए। फिर एरिया बढ़ेगा, फिर 2000 स्पेसिस ही आए। इसका मतलब जब एरिया बढ़ते बढ़ते जाएगा, जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, स्पीसीज रिचनेस जो है, जो नया स्पीसीज आता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ता है। बढ़ता तो जरूर है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ता है, यानी कि कांस्टेंट रेट में इंक्रीज करता है आपके जो स्पीसीज रिचनेस, ये बोला गया है। यानी स्पीसीज रिचनेस जो होता है इंक्रीज करता है इन ए कांस्टेंट रेट, यानी स्पीसीज एक तरीके से हम बोलते हैं कि कांस्टेंट हो गया है। तो अभी यही बात को जब हमें डिस्कस करेंगे तो मैंने यहीं पर इसके अंदर में बोला था, राइट। तो यानी जितना जितना एरिया बढ़ेगा उतना उतना स्पेसिस रिचनेस भी बढ़ेंगे। एंड यही बात को उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करा था।
मैथमेटिकली उसने कैसे एक्सप्रेशन करा था। मैं अगर तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा बता दूं तो यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर बता दूं तो इसको मैंने यहाँ ले आया अपने पास से, यही था। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, उसने बोला कि जैसे जैसे हमारे पास स्पेसिस बढ़ेगा, जब स्पेसिस इन रिचनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टू द पावर जेड, एरिया टू द पावर जेड। अब ये बात जेड क्या होता है बताता हूँ, जेड क्या होता है, लेकिन ए से होता है यहाँ पर, उधर लिखा हुआ है, थोड़ा इधर समझ लो। मैं इधर ओरली बोलता हूँ, लिखा हुआ उधर दिखा दूंगा। ए से होता है स्पेसिस रिचनेस, ए होता है एरिया एक्सप्लोर्ड, ए होता है एरिया एक्सप्लोर्ड। अब जब हमें कहेंगे जेड, जेड तो मेन करेगा खेल, जेड होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन होता है जेड। तो अब हमें जब ए से इक्वल टू करेंगे तो सी आएगा ए टू द पावर जेड। सी इज व्हाट, सी इज द कांस्टेंट ऑफ द स्लोप, कांस्टेंट ऑफ द स्लोप। बेटा सी का बड़ा खेल है, मैंने क्वेश्चन बनाया सी के ऊपर। सी जो होता है कांस्टेंट ऑफ द स्लोप, सी इंडिकेट करता है जो स्ट्रेट लाइन आएगा आगे ग्राफ में, वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करता है वो सी है। सी रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट व्हेन एरिया इज नॉट इंक्रीज्ड, एरिया इज नॉट इंक्रीज्ड। यानी अगर हमें मैथमेटिकली कहें, जीरो एरिया में जितना स्पेसिस पहले से थे उसको ही बोलेंगे सी, राइट। अगर हमें टेक्निकली बोलेंगे व्हाट इज सी, ना सी इज द वाई माइनस इंटरसेप्ट, सब लिखा हुआ है दिखा दूंगा। तो अब सी होता है वाई माइनस इंटरसेप्ट, जेड होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन। जब भी हमें इस इक्वेशन को, जब हमें लार्ज स्केल में यूज करेंगे, बड़ा एरिया में अगर देखेंगे तो फिर लॉग स्केल आना पड़ेगा। दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे, हमें दोनों तरफ लॉग ए से इक्वल टू लॉग सी, लॉग सी, लॉग सी टू द पावर सी ए पावर जेड। तो फिर दोबारा सॉल्व कर दूंगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग ए पावर जेड। सबको समझ में आ रहा होगा। अब आता है लॉग ए से इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, प्लस जेड लॉग ए, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, राइट। अभी शायद ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला हमारा डेरिवेशन के पॉइंट आता है, यानी लॉग स्केल में जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो आगे हमें डिस्क्राइब करेंगे। तो यही है उसकी कुल मिला के मतलब जो डेरिवेशन का, आगे हमें देखेंगे धीरे धीरे कैसे देखेंगे आगे। यही बात देखो मैंने कर दिया, देखो कैसे सब कुछ यही होता है, स्लोप रिचनेस वगैरह आता है। मैं पीछे को जाके अगर इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, जरा इधर देखो। मैं ये बताता हूं कि उन्होंने बोला था कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जेड एंड एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड, यही फार्मूला है। अगर यही फार्मूला को हमने क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ को मतलब को समझो। एक्स एक्सिस के अंदर में मैंने लिया एरिया, वाई एक्सिस के अंदर में मैंने रखा कि स्पेसिस रिचनेस, स्पेसिस रिचनेस को रखा वाई एक्सिस के अंदर में, एरिया रह गया एक्स एक्सिस में। तो जब आप इमेजिन करो कि जब हमें मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो व्हाट द सी, सी इज द वाई माइनस इंटरसेप्ट। तो वाई माइनस इंटरसेप्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब छोटा सा एरिया था, यानी एरिया हमने एक्सप्लोर करा ही नहीं, तभी भी कुछ ना कुछ स्पेसिस वहां पर था, यानी वाई एक्सिस में स्पेसिस रिचनेस कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ से निशान मार दिया, यहाँ से जो निशान मारा तो यहाँ पर जो पॉइंट का सी होगा, यानी जो ग्राफ स्टार्ट होगा एस ए, इसका मतलब देखो कैसे 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब देखो कैसे सीधा हो गया। अब यहाँ से पॉइंट को अगर नोटिस करोगे, इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, हम क्या देख रहे हैं ना, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज कर्व्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को बोलते हैं सी। What is C? Now C is the point of the y-axis where slope undergoes intersect.
स्लोप अंडरगोज इंटरसेप्ट होता है, तो यही इंटरसेप्ट जस्ट कर रहा है, जीरो से ओरिजिन नहीं होता है स्लोप। तो ये जो स्लोप जा रहा है इसको क्या कह रहा है स्लोप का मतलब? इसका मतलब देखो एरिया ज्यादा बढ़ रहा है, एग्जैक्टली एरिया ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि स्पीसीज रिचनेस कम कम होते जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट को मैंने दे रहा हूं a⁻s। बेटा मैं भी तो दे सकता हूं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों मालूम है। तो आपके सरफेस केमिस्ट्री में एडजर्प्शन कंसेप्ट के अंदर में ऐसा ही था, एरिया बढ़ेगा तो एडजर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब एरिया बढ़ेगा लेकिन एडजर्प्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट कहा। तो मैंने यहाँ पर जो सर्कल लगाया दिस पार्ट को मैंने यही बोलूंगा कि दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन एरिया। इसको बोला सैचुरेशन एरिया। तो सैचुरेशन एरिया का मतलब है जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो स्पेसिस रिचनेस से बढ़ते 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 जा रहा है, लेकिन ज्यादा बढ़ रहा है एरिया, स्पेसिस रिचनेस से कम बढ़ रहा है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया बढ़ने के बाद स्पेसिस रिचनेस का जो इंक्रीज हो रहा था वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब स्पेसिस रिचनेस से कांस्टेंट हो जाता है। यानी स्पेसिस रिचनेस से और बढ़ नहीं रहा है, रिचनेस बढ़ नहीं रहा है, स्पेसिस रिचनेस से इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्पेसिस रिचनेस से कांस्टेंट हो जाता है। यानी यहाँ पर कहानी आ जाता है कि स्पेसिस रिचनेस से जब कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर हम बोलते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड सी। अभी मैंने जेड के पास गया नहीं, यानी दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन एरिया। इस एरिया के बाद फर्दर स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज नहीं करता है, फर्दर स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज नहीं करता है। यानी जितना न्यू स्पेसिस था उतने ही डिस्कवरी हो के जा रहा है। मान लो इतने एरिया में इतना न्यू स्पेसिस डिस्कवर हुआ, फिर और एरिया बढ़ेगा तो उतने उतने न्यू स्पेसिस हो रहे हैं, शुरुआत जो बोला था मैंने, उतने उतने न्यू स्पेसिस डिस्कवर हो के जा रहा है। यानी कांस्टेंट रेट में जा रहा है, कांस्टेंट रेट में जा रहा है। एग्जैक्टली स्पेसिस रिचनेस का जो डिस्कवरी होता है वो कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होते होते जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये मैक्सिमम एरिया यही है, मैक्सिमम स्पेसिस रिचनेस यही होता है, उसके बाद और फर्दर इंक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये जो कहानी, ये जो स्लोप होता है, दिस स्लोप में जेड का वैल्यू आता है, जेड होता है स्लोप ऑफ द, जेड होता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन मतलब स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व का स्लोप होता है। अब ये जेड का वैल्यू करेगा खेल, मेन खेल होगा, शुरू में जेड क्या है, बीच में जेड क्या है, इधर जब कांस्टेंट हो जाएगा जेड क्या है, उसको हमें मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ आ गया होगा। अब हमें चलते हैं हमें इसको देखने के लिए, यही सब मैंने लिख दिया, इसके अंदर में मेंशन किया गया है सब कुछ, अब देख सकते हो। अब मैंने ग्राफ को बनाया, बुक में एक ही ग्राफ है, मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाया। यानी ये जो बताना चाह रहा हूं कि जब वो मैक्सिमम एरिया होता है, एरिया बढ़ता है, स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज करता है, लेकिन स्पीसीज कभी जीरो से शुरू नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिस पहले होता है, इसीलिए ग्राफ कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। याद रखना पॉइंट को। आपका स्कूल का टीचर बाई चांस से जीरो से खींच देगा लाइन को, बड़ा गलती हो जाएगा, कभी जीरो से नहीं है, ध्यान दो बड़े क्लियरली। अगर मैं कहूँगा बढ़ा के भी दिखा सकता हूँ, आप बढ़ा के देख लो, क्लियरली देख लो, इसमें से वाई एक्सिस का कुछ पॉइंट से वाई एक्सिस का ये जो पॉइंट होता है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो एग्जैक्टली हमने इसके अंदर में क्या बोला आप देख लो, स्पेसिस रिचनेस एरिया, सैचुरेशन एरिया, लिमिट, इसके बाद फर्दर स्पेसिस रिचनेस का इंक्रीज नहीं होता है। एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, इन स्मॉल एरिया स्लोप बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा मैं आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट के जो कहानी था उसको मैंने प्रूव करूंगा कैसे ना। उन्होंने बोला था द स्लोप ऑफ द स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को प्रूव करूंगा, बीच में पैराबोला भी लाऊंगा। कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है मैंने प्रूव करूंगा जरूर। थोड़ा बहुत और दिखा जाता हूं कि जब लॉग स्केल में अगर हमें देखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था कि सेकेंड ग्राफ में जब यहीं से मैंने डेरिवेशन पहले कर चुका हूँ, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, लॉग स्केल में द स्लोप बिकम्स स्ट्रेट लाइन, इट बिकम्स मोर स्टिपर मतलब स्ट्रेट लाइन। इन लार्ज एरिया स्लोप बिकम्स स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप का नाम जेड
स्लोप कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैथमेटिकली तो नेगेटिव होता है स्लोप, मैथमेटिकली स्लोप तो जब वो नीचे फिसल जाएगा, नीचे आ जाएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन स्पीशीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीशीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए स्लोप कभी नेगेटिव यहां पर तो हमारा टॉपिक के हिसाब से नहीं होगा, राइट। बाकी log c y-, इंटरसेप्ट होता है एंड ये स्टीपर होता है, मोर स्टीपर होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर। एक छोटा सा क्वेश्चन से आप लोगों के लिए बनाया गया है, इस क्वेश्चन को जरा नोटिस करो। नोटिस कर लिया? क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप कर्व। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप कर्व में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? log c is the point where the straight line crosses the vertical y axis। एग्जैक्टली करेक्ट है। मैंने अगर आपको दिखाऊं कि log c is the point, देख लो log c यहीं पर दिखाया मैंने, और बड़ा करके दिखाऊं, इतना ही बड़ा हो पा रहा है तो आप, और भी बड़ा हो रहा है तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि log c क्या होता है। log c is the point, लाल वाला पॉइंट, where the straight line is intersects, where the straight line is intersects, यही है log c। तो बिल्कुल करेक्ट है ये log c। सेकंड ऑप्शन, log c is the value of the species richness where no area is considered। एग्जैक्टली जहां पर c होता है वहां पर x एक्सिस का जीरो होता है, x एक्सिस में हमें एरिया को लेते हैं, x एक्सिस को हमें एरिया को लेते हैं, तो एरिया भले ही जीरो हो सकता है, स्पीसीज को जीरो नहीं ले सकते हैं, तो एरिया भी जीरो नहीं होता एक तरीका से। लेकिन हमें क्या बोला गया, log c is the value of a species richness where no area is considered। अब तक एरिया कंसिडर नहीं किया गया, बहुत छोटा एरिया है, उसमें भी स्पेसिस को जीरो नहीं कभी होगा। log c is the value of a species, कितना स्पेसिस एक छोटा एरिया में है उसको हम बोलते हैं log c, यानी ये करेक्ट भी है। क्वेश्चन का मीनिंग को समझो, c क्या कहता है, log c रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिस रिचनेस, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बोल के आ गया। log c में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बेटा log c कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर जीरो होता तो log c आता ही नहीं है, y इक्वल टू mx से फॉर्मूला हो जाता, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है, तो यानी यहाँ पर log c जो है में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव, यही ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं बेटे, अभी जो आगे हम चलेंगे सबसे हमारा मेन कहानी क्या होता है ना, जो जेड का खेल करेगा ये वाला। बेटा जेड का खेल करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये जो जेड होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, इसको हमने 3 तरीका से या 4 तरीका से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या होता है ना, जेड को मैंने 0 माना, जेड को मैंने 0.1 से लेके 0.2 माना, जेड को मैंने 1.15 माना, जेड को मैंने 0.6 से लेके 1.2 मानूंगा। अब बात को समझा करो, मैंने किस तरीका से जेड को डिस्क्राइब करा। जेड ही करता है खेल, अगर आपके एक अच्छा बच्चा हो तो आपको जेड ही प्रॉब्लम करेगा। अब मैं उसको ढंग से समझाऊंगा। जेड 0, 0.1, 0.2 वगैरह वगैरह। अगर हमें यहीं पर तुम लोगों को अगर बात करें, जेड 0 की बात करें, देखो क्या होता है, सपोज एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। अगर हमने जेड को 0 कर देंगे, ये जेड है, जेड को 0 कर देंगे तो एस इज इक्वल टू सी ए पावर 0, बोले तो एस इज इक्वल टू सी। व्हाट डज इट मीन, यानी स्पेसिस रिचनेस कांस्टेंट, नो फर्दर स्पेसिस अवेलेबल, नो फर्दर स्पेसिस डिस्कवर्ड आफ्टर व्हेन जेड बिकम 0। यानी जेड 0 का मतलब, व्हाट डज जेड से, जेड कहता है कि किस रेट में स्पेसिस रिचनेस बढ़ता है, किस रेट में बढ़ता है। अगर जेड 0 है तो स्पेसिस रिचनेस कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये मतलब है जेड 0.1 से 0.2 का मतलब है परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यानी जेड 0.1 से 0.2 का मतलब यही है कि ज्यादा एरिया बढ़ेगा, ज्यादा एरिया बढ़ेगा तो थोड़ा सा स्पेसिस मिलेंगे, यानी मोर द एरिया इंक्रीज्ड लेस द स्पेसिस विल बी अवेलेबल या फाउंड, दैट इज कॉल्ड जेड। इट इज प्रैक्टिकली हैपेंड, ऐसा प्रैक्टिकली होता है एक्चुअली जंगल के अंदर में। जेड 1.15 ये तो बड़ा है, अगर मैंने और एक छोटा सा लगा दो इसके अंदर में, जेड इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन ना, जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पेसिस बढ़ेगा। परफेक्टली हमें ऐसे ग्राफ कर देंगे
अगर हम यहीं से खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पूरा। जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पेसिस बढ़ेंगे। जेड इजकल टू 1, जेड इजकल टू 1.15, 1 से बढ़ेगा, बट 1 से बढ़ेगा का मतलब होता है ग्राफ हो थोड़ा ऐसे जाएगा। जेड 1 होता तो ऐसे जाता, जेड 1 से बढ़ेगा तो ऐसे जाएगा। तो जेड इजकल टू 1.15 भी फ्रूगिवोरस बर्ड के लिए होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, जेड 1.15 भी फ्रूगिवोरस बर्ड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फ्रूगिवोरस बर्ड्स होते हैं उनके स्पेसिस कम एरिया में भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं जेड इजकल टू 1.15। यू अंडरस्टैंड, मैक्सिमम है। तो उस केस के लिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट के डायग्राम आपके बायोलॉजी बुक में लिखा हुआ है। आपको हर टीचर बोलेगा कि स्लोप कैसा है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई बुक में लिखा हुआ है, मना किसने करा? मैं तो प्रूव भी करूंगा बाद में, मैं प्रूव करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप कर्व फॉर द फ्रूगिवोरस बर्ड्स, फॉर द फ्रूगिवोरस बर्ड्स द स्लोप बिकम्स रेक्टेंगुलर पाराबोला। पाराबोला, अब टीचर सुन के बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे पाराबोला कहाँ से आ गया भाई? पाराबोला जेड इजकल टू 1.15, स्लोप थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। अगर ये होता है स्पेसिस रिचनेस, ये एरिया है, तो जेड बढ़ रहा है, 1 से ज्यादा है तो थोड़ा ढालान ऊपर की तरफ होगा, यानी पाराबोला की तरफ जाएगा आपका स्लोप। 0.6 से 1.2, यानी इसका एवरेज वैल्यू भी 18 हो जाएगा, तो 0.9 ये नीचे नीचे ही आता है एक तरीका से। ये कॉन्टिनेंटल लेवल के लिए यूज करते हैं, कॉन्टिनेंटल बड़े बड़े एरिया के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसका एवरेज वैल्यू 1 से कम हो रहा है, फिर भी एवरेज वैल्यू 1 से कम हो रहा है। यू अंडरस्टैंड, कॉन्टिनेंट के लिए 1.2 तक लास्ट वैल्यू है, 1 तो मैंने बता दिया। अब पहले से जो लिखा हुआ है उसको चेक करेंगे, सब मैंने वही बताया। देखो कैसे जा रहा है, ये वैल्यू प्रैक्टिकली हैपेंड होता है, जेड 0 में हो जाएगा, स्पेसिस बिकम कांस्टेंट, मींस एरिया मैक्सिमम हो रहा है, स्पेसिस उतने उतने रेट में बढ़ते जा रहा है। सब बता दिया, आप लिख सकते हो उसको। मैंने सब सी के बारे में क्वेश्चन कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिस रिचनेस ये बता दिया मैंने। अब आता है क्या होता है जेड का जो कहानी खेल जो होता है, केस 2 में जेड वैल्यू अगर मॉडरेट होगा, यानी स्मॉल होगा जेड वैल्यू, ये वैल्यू कह रहे हैं 0.1 से 0.2 एग्जैक्टली हैपेंड होता है। इट मीन्स स्लोप बिकम्स हाइपरबोला। एग्जैक्टली स्लोप हाइपरबोला तब होगा जेड जब लेस देन 1 होगा, राइट। स्लोप बिकम्स हाइपरबोला होगा जब जेड लेस देन 1 होगा, बोले तो 0.1 से 0.2 होगा। दिस इज प्रैक्टिकली हैपेंड, ज्यादा एरिया बढ़ेगा, कम स्पेसेस मिलेंगे, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली हैपेंड होता है, यही सब लिखा गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ हम नया टॉपिक के पास चलेंगे, जेड का तीसरा वैल्यू केस, केस नंबर 3 आ रहा है, जेड ग्रेटर देन 1। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ पर इमोजी लिखा कि जेड जब ग्रेटर देन 1 होगा, आपका जो स्लोप होगा वो पाराबोला की तरफ रहेगा, स्लोप जो होगा पाराबोला की तरफ शिफ्ट करेगा। इट मीन्स मोर न्यू स्पेसिस फाउंड फॉर लेस एरिया इज इंक्रीज्ड। बहुत बड़ी बात है, स्पेसिस ज्यादा होगा, एरिया कम होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब फ्रूगिवोरस बर्ड्स आते हैं, फ्रूगिवोरस बर्ड्स आते हैं तो कम एरिया के अंदर में ज्यादा नया नया स्पेसिस मिलने का पॉसिबिलिटीज होता है। तो फ्रूगिवोरस बर्ड के लिए 1.15 होता है। कॉन्टिनेंट में 0.6 से 1.2 होता है। अगर इसका एवरेज ले लेंगे तो फिर 0.9 आ जाएगा, तो ये भी 1 से कम होता है, तो फिर उसके लिए कोई वरीड नहीं होना है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ है। अभी इसको हमें देखो, पैराबोला, दिस इज फ्रूगिवोरस बर्ड्स, यही होता है रेक्टेंगुलर, यही होता है रेक्टेंगुलर पैराबोला। दिस ग्राफ इज ए पैराबोला, इट इज नॉट ए हाइपरबोला। अब आपको मैं ये समझा दूं कि ग्राफ कैसे होता है। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला परफेक्ट यही है, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर 1.2 लुक्स पैराबोला कॉन्टिनेंट लेवल के लिए, सिर्फ 1.2 करेंगे, कॉन्टिनेंट में एवरेज वैल्यू आ जाएगा तो छोटा पड़ जाएगा वैसे, राइट। एंड अब हमें समरी ऑफ द स्लोप को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी बात है, मैंने बोला था कि मैंने प्रूव करूंगा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट का स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप का जो कर्व है, जो स्लोप है, वो रियली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एनसीईआरटी बिल्कुल करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है भाई, सब तो पढ़ाएंगे करेक्ट है, तो हम प्रूव करेंगे क्यों करेक्ट है। देखो कैसे होता है, कभी तुमने ऐसा सुनोगे नहीं, ना किसी के पास ये डाटा होगा ही नहीं। देख लो क्या होता है, समरी ऑफ द स्लोप, मैंने लिखा स्पेसिस रिचनेस, मैंने लिखा एरिया, दिस इज सैचुरेशन एरिया, मैंने दिया परफेक्टली दिया,
मैं आपको बता देता हूं कि सरफेस केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेंगे, कुछ टाइम के बाद एरिया बढ़ेगा लेकिन एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने अप्लाई करा, एरिया बढ़ेगा तो स्पेसिस बढ़ेंगे, एंड कुछ समय के बाद एरिया बढ़ेगा लेकिन स्पेसिस नहीं बढ़ेगा, तो ये वही वाली बात हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, वहां पर था सैचुरेशन प्रेशर, वहां पर मैं कह रहा हूँ सैचुरेशन एरिया। व्हाट इज मीनिंग, ना एरिया बढ़ेगा, फर्दर स्पेसिस रिचनेस कांस्टेंट हो जाएगा। चलो शुरुआत में बिगिनिंग में जेड का वैल्यू बड़ा होता है, जेड ग्रेटर देन 1, स्टीपर स्लोप, यू अंडरस्टैंड। देखो ना कैसे पाराबोला पाराबोला जा रहा है। अब एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है यहाँ पर होता है, एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है यहाँ पर होता है, ये कैसे होता है ना, जेड का वैल्यू मॉडरेट होता है, दैट इज जेड इज इक्वल टू 0.1 to 0.6 होता है, 0.1 to 0.6 होता है, 0.1 से लेके 0.2 0.34 ले सकते हैं, लेकिन 0.1 से 6 मैक्सिमम होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू 0.1 से 0.2 तक हमें लेते हैं, ये प्रैक्टिकली हैपेंड। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे ही जेड जीरो हो जाएगा, मैंने दिखाया था, तो जेड जीरो हो जाने से स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर कॉन्सेप्ट था ना, एस इज इक्वल टू सी ए पावर 0, यानी एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी, यानी जेड जीरो का मतलब होता है तो एस इज इक्वल टू सी, यानी स्पेसिस रिचनेस बिकम्स कांस्टेंट, यानी न्यू स्पेसिस आर डिस्कवर्ड इन ए कांस्टेंट रेट, इसका मतलब यही है। अच्छा, ये तीनों ग्राफ को देखा, एक इधर एक इधर एक इधर, ये तीनों को समरी कर देंगे, मैंने लिखा समराइज कर देंगे। कैसे कर देंगे ना, देखो जेड को मैंने समराइज करा, एंड पहले कितना था, ग्रेटर देन 1, मान लीजिए मैंने 1.2 लिया, 1.2 लिया, फिर 0.6 किसका, इसका मैक्सिमम वैल्यू को लिया, फिर ये तो 0 है तो 3 में डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 0.6, 0.6 मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक से कम तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने लोअर वैल्यू को ले रहा हूँ, देखो जेड इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.2 प्लस 0/3 इज इक्वल टू 0.4, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यानी मैंने यहीं पर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करा जो एनसीईआरटी में, यानी सारे स्पेसिस के लिए 0.4 से लेके 0.6 तक ही होगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कहानी। सो ओवरऑल वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.4 to 0.6 परफेक्टली सेटिस्फाइड एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप कभी कभी जेड जीरो, कभी जेड लेस देन 1, कभी जेड ग्रेटर देन 1, इन सबको जब हमें समराइज एवरेज ले लेंगे तो एवरेज स्लोप इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी एनसीईआरटी करेक्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो कहानी था वो भी करेक्ट है। इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पेसिस, फॉर ऑल एनवायरमेंट को एवरेज करने के बाद, एवरेज वैल्यू। यही बात को जब खत्म करेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाया 5, मैंने बनाया, ओके। ये क्वेश्चंस देखेंगे, व्हिच वैल्यू ऑफ द स्लोप इन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कर्व करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एरिया, करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एरिया। तो इन मैक्सिमम एरिया के लिए देखो बेटा, मैक्सिमम एरिया में कब होता है, मतलब व्हिच वैल्यू ऑफ स्लोप इन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कर्व करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एरिया। बेटा मैक्सिमम, अगर आप ग्राफ को देखोगे थोड़ी बहुत, तो अगर मैंने यहीं से दिखाऊंगा ग्राफ को देखोगे तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये जाएगा, तो एरिया जब बहुत बढ़ेगा तो जेड का वैल्यू तब तक 0 हो जाएगा। सैचुरेशन एरिया के बाद जेड 0 हो जाएगा, जेड 0 का मतलब एरिया और बढ़ चुका है, यानी स्पेसिस अब बढ़ नहीं रहा है, तो यानी हमें आंसर रखेंगे जेड इक्वल टू 0। मैंने अभी इसको आंसर रखा बी, आंसर करेक्ट मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट लेस न्यू स्पेसिस फाउंड, थोड़ा सा स्पेसिस मिलता है, एरिया ज्यादा है, दिस इज प्रैक्टिकली हैपेंड। तो प्रैक्टिकली जब हैपेंड होता है, जेड का वैल्यू लेस देन 1 होना ही चाहिए, तो 0.1 से 0.2 इज द करेक्ट आंसर, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वैल्यू ऑफ स्लोप इज प्रैक्टिकली हैपेंड इन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कर्व। ऑफ कोर्स मैंने बार बार बोल चुका हूँ, ए आंसर इज करेक्ट, 0.1 से 0.2, 1.2 होगा नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा नहीं, जेड 0 होगा नहीं। लास्ट एक क्वेश्चन सी और 2 क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। बेटा 4 नंबर क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग है, मोर न्यू स्पेसिस फाउंड पर लेस एरिया इंक्रीज्ड, एरिया कम इंक्रीज होगा
स्पीसीज ज़्यादा मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है एंड फ्रूगिवोरस बाढ़ के लिए एप्लीकेबल है। तो कहाँ देखेंगे, कैसे ना, स्लोप विल बी रेक्टेंगुलर पैराबोला, एग्जैक्टली करेक्ट, ज़्यादा स्पेसीज मिल रहे हैं तो ग्राफ स्लोप थोड़ा ढलान ऊपर की तरफ रहेगा। स्लोप इज प्रैक्टिकली हैपेंड, ये प्रैक्टिकली हैपेंड नहीं है, ये सिर्फ उसी एरिया के लिए है, प्रैक्टिकली 0.1 से 0.2। स्लोप विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं हाइपरबोला नहीं है, स्लोप इज रेयरली हैपेंड, एग्जैक्टली, यानी आंसर में बेटा दो आंसर करेक्ट इसमें से ए होगा एंड डी होगा, तो दो आंसर करेक्ट मैंने रखा था। अब हमने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर में क्या है ना, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व मोर स्टिपर स्लोप सीन एट व्हिच स्टेज, स्टिपर मतलब स्ट्रेट लाइन, मोर स्टिपर यानी स्पीसीज ज्यादा मिलते हैं, तो शुरुआत में ही होगा, शुरुआत में होगा, बाद में धीरे धीरे कम होता है तो ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो यानी बिगिनिंग के टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन होता है कर्व। इस तरीका से मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन था मैंने बनाया था, जेड को लेके आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा। अब मैंने क्वेश्चन से आ गया, अब ये क्वेश्चन से माई हॉट क्वेश्चन से आ गया बच्चों, माई हॉट क्वेश्चन से तुम लोगों के लिए है, इट्स माई चैलेंज टू ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट्स माई चैलेंज टू ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई एम श्योर दैट कि नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हियर। अगर किसी बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो इसको सॉल्व करके आंसर पाना चाहता है, मुझे यूट्यूब में रिक्वेस्ट डालने पे मैं ये आंसर सॉल्व करके आपको दूंगा, मेरे पास सॉल्व हुआ है ऑलरेडी, मैंने पेस्ट कर दूंगा या आपके नंबर पे भेज दूंगा या वही यूट्यूब में ही फॉरवर्ड कर दूंगा, मैसेज में डाल दूंगा। तो अगर हिम्मत है आप किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर को इस क्वेश्चन को दिखाओ, वो कर नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को लिखो, मैंने दिखा रहा हूं, आप ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सी इस तरीका से हुआ है। दो क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन भी ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, यही 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप जहां भी पढ़ते हो उन टीचर से जरूर पूछो, आंसर सॉल्व करके दें, गेस नहीं, राइट। तो फिर आप सजेस्ट करो, मैं उसका क्वेश्चन एंड आंसर को आपको भेजूंगा, जो मुझे मांगेगा कि इसका आंसर क्या है, रेटिंग करके सॉल्व करके भेजूंगा। गैस किसी की सही नहीं होता, गैस आंसर नहीं है, सॉल्व करके जो सही आएगा वही आंसर है, ठीक है। यही था स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप कर्व, डिटेल से डिस्क्राइब करा, आपको दूसरा वीडियो देखने की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विद्याधर, आप देख रहे हो उड़ीसा वाला विद्यासार के चैनल। थैंक यू।